हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माई क्लास नोट्स पे। इस वीडियो लेक्चर में हम जनवरी और फरवरी के नेशनल जो करंट अफेयर है, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, जनवरी फरवरी 2024। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला आर्टिकल है कि सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू जो है ऑपरेशन था वो सफल हो गया। वो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि सिलक्यारा सुरंग है कहाँ, ठीक है, और यहाँ क्या हुआ था। देखिए, ये उत्तराखंड में है। आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में कुछ एक सुरंग बन रही थी ट्रेवलिंग के लिए। तो क्या हुआ था कि वो सुरंग आगे से थोड़ी धंस गई थी। ठीक है, ये इंसिडेंट कहाँ हुआ था? ये उत्तराखंड में हुआ था। तो एक बार हम पहले लोकेशन देख लेते हैं कि ये उत्तराखंड में किस तरफ है। देखिए, ये जो निर्माणाधीन सुरंग थी, ये उत्तराखंड के जो लोकेशन आपको पिन दिख रहा है यहाँ पे है। मतलब ये किधर होगा? ये उत्तर पश्चिम उत्तराखंड में ये सुरंग अवस्थित है। ठीक है, और इसका नाम क्या था? इसका नाम था सिलक्यारा बड़कोट सुरंग। ठीक, क्या थी ये सिलक्यारा बड़कोट सुरंग? ये उत्तराखंड सरकार की और केंद्र सरकार की क्या थी, एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके लिए ये जो चार धाम है हमारे, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसके अलावा केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है, इनको जोड़ने के लिए क्या था, एक सुरंग का निर्माण ये कर रहे थे। इससे होता क्या कि इन चारों धामों को जोड़ने के लिए जो सड़क जाती है, उस सड़क का डिस्टेंस कितना कम हो जाता? 26 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो जाता और 45 मिनट तक का टाइम बच सकता था। ठीक है, इस पर्पस के लिए इस सुरंग को बनाया जा रहा था। लेकिन कुछ कारणों से, कारण अभी ज्ञात नहीं है कि किस कारण से इस सुरंग में धंसाव हुआ। ठीक है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये सुरंग बना कौन रहा था। तो देखिए, ये बना रही थी हैदराबाद की एक नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, यही बना रही थी। ठीक है, कहाँ की है ये? हैदराबाद की। ठीक, एक ऑल वेदर सुरंग बनाना था, उसी का पार्ट था ये। ठीक है, लेकिन कुछ मिसहैपनिंग हो गई। अब चलते हैं थोड़े से आर्टिकल की तरफ। तो अब लोकेशन हमने देख ली। तो देखिए, इस सुरंग में जो मजदूर थे वो 17 दिनों से फंसे हुए थे। कितने मजदूर थे? 41। हालांकि ये सब याद नहीं रखना है, बस जानने के लिए। ठीक है, तो इनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और एक एक करके इनको निकाल लिया गया है। ठीक है, उत्तराखंड के जो सीएम थे पुष्कर धामी, उन्होंने 1 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इसमें बहुत सारी मशीनें मंगाई गई थी, जैसे अमेरिका की एक ऑगुर ड्रिल मशीन है, ये भी फेल हो गई थी बाय द वे। तो बाद में क्या किया गया कि रेड होल माइनिंग से इनको रेस्क्यू करने की कोशिश की गई। अब चूंकि रेड होल माइनिंग चर्चा में है, इसलिए एक बार रेड होल माइनिंग को समझना जरूरी है। तो ये देखते हैं कि रेड होल माइनिंग है क्या। देखिए, रेड होल माइनिंग विशेषतर से मेघालय में क्या है, काफ़ी समय से ये प्रचलित है। किस वजह से? कोयला निकालने के लिए। ठीक, इससे संकरित क्षेत्रों से क्या कोयला निकाला जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को एनजीटी ने बैन कर रखा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, इसने इसको बैन कर रखा था। ठीक, मेघालय में। अब तो हुआ, इसमें करते क्या है कि देखिए, ये भी आमतौर पे एक गड्ढा खोदा जाता है ज़मीन में, और उस गड्ढे में सिर्फ एक आदमी ही घुस के अंदर से कोयला निकाल लाता है। ठीक, अब ये दो तरीके से होती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक होती है साइड कटिंग प्रोसीजर और दूसरी कहलाती है बॉक्स कटिंग। अभी आप जो आपको फर्स्ट इमेज दिख रही है यहाँ पे, यह है साइड कटिंग प्रोसीजर। इसमें क्या करते हैं, जैसे पहाड़ के इस एरिया को इतना काट दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की, आपको यहाँ दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टली खोद खोद के और कोयले के स्तर तक पहुँच गए। जैसे यहाँ से खोदना शुरू किया और खोदते 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 यहाँ पहुँच गए। ठीक, अब यहाँ कोयला मिल गया, तो यहाँ से कोयला निकाल के फिर एक ही आदमी इसमें एक बार में एक ही आदमी घुस सकता है। ठीक, फिर यहाँ से कोयला वो इकट्ठा करके और उसको फिर इंसान को बाहर खींच लिया जाता है रस्सी वगैरह के सहारे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि काफ़ी रिस्की है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अब यहाँ से अगर आपने कोयला निकाल लिया है और यहाँ पे अगर
पत्थर जो है वो कमज़ोर हुआ तो वो क्या हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, और जो आदमी यहाँ फंसा है उसकी यहीं डेथ हो सकती है। ठीक, तो ये साइड कटिंग प्रोसीजर है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है बॉक्स कटिंग टेक्निक। ठीक है, इसमें क्या है कि एक गड्ढा 90 डिग्री के उसमें परिप्रेक्ष्य में एक गड्ढा खोद दिया जाता है, फिर उसमें सीढ़ी लगा दी जाती है, और सीढ़ी लगा के लोग उतरते हैं और फिर से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करते हैं। ठीक, अब हॉरिजॉन्टली खोद खोद के फिर से कोयले के स्तर तक पहुंचते हैं, और यहाँ से सेम प्रोसीजर वही दोहराया जाता है जो साइड टेक्निक में दोहराई जाती है। ये दोनों की दोनों ही क्या है, टेक्निक काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक जान माल का नुकसान होता है। मेघालय के रिस्पेक्ट में जब हम बात कर रहे थे तो एनजीटी ने यही कहा था कि बरसात के दिनों में क्या होता है कि इन गड्ढों में पानी भर जाता है। ठीक है, इससे कई लोगों की डेथ हो गई है, इसलिए जो टेक्निक है रेड होल माइनिंग की, इसको बैन कर दिया जाए। हालांकि मेघालय सरकार ने अपोज भी किया था, सुप्रीम कोर्ट में केस भी कर दिया था एनजीटी के इस फैसले के खिलाफ। बहरहाल, तो ये था हमारा टोटल क्या, रेड होल माइनिंग। अब चलते हैं आर्टिकल की तरफ। तो इस प्रकार से हमने ये आर्टिकल पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए, जातिगत जनगणना जो हुई थी बिहार में, ठीक है, वो लिंक दिया होगा, इसमें हमने डिस्कस किया था कि कितने परसेंटेज बिहार में शेड्यूल कास्ट हैं, कितने शेड्यूल ट्राइब हैं, ओबीसी बीसी जनरल की कितनी परसेंटेज है। ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब हुआ क्या है कि सरकार ने कहा है कि चूंकि हमारे यहाँ इतने तरह के लोग हैं, तो हम जातिगत जनगणना के कोरस्पॉन्डिंग क्या देंगे, आरक्षण देंगे। तो बिहार में क्या हुआ कि बिहार में आरक्षण की सीमा में वृद्धि हुई है। और कितनी हुई है? देखिए, अनुसूचित जाति के लिए पहले जो आरक्षण था वो 16% था, उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया है। ठीक, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2% कर दिया गया है, पहले 1% था। ओबीसी के लिए 18% कर दिया गया है, पहले 12% था। और ईबीसी कम्युनिटी के लिए 25% कर दिया गया है, और ये पहले कितना था, 18%। साथ ही जो बीसी वुमेन है उनके परसेंटेज में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ठीक, और आपको ये पता है कि जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसके लिए 10% ही रखा गया है। कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर अब बिहार में परसेंटेज कितना है रिजर्वेशन का, 75%। काफ़ी बड़ा अमाउंट है, बट लेजिटिमेट भी है थोड़ा सा, मतलब जो जारी हुए हैं आंकड़े उनके हिसाब से। ठीक है, अब ये विवाद को जन्म दे सकता है। ठीक, कुशलता बनाम रिजर्वेशन का एक विवाद छिड़ सकता है, छिड़ा भी है, हालांकि हम उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी इसमें डिटेलिंग देखते हैं क्या क्या है इसमें। और थोड़ी सी टाइमलाइन की बात की जाए तो देखिए, 9 नवंबर को इसको विधानसभा ने पारित कर दिया था, 10 नवंबर को किसने पारित कर दिया, विधान परिषद ने, और 17 नवंबर को राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इसको अनुमोदन प्रदान कर दिया। ठीक है, और इसी के साथ ही ये गजट में अधिसूचित हो गया। ठीक, बाकी और इसमें कुछ है नहीं, चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए, अगला आर्टिकल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के जो 2 शहर हैं, ग्वालियर और कोझिकोड, ठीक, इन दोनों को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल कर लिया है। ठीक है, तो क्या है ये क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क? पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को का है। ठीक है, ये 7 श्रेणियों में समर्पित शहरों का एक नेटवर्क है। इसमें अलग अलग सेगमेंट में शहरों को क्या दिया जाता है, शामिल किया जाता है, जैसे डिजाइन में, फिल्म में, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया, कला एवं संगीत। ठीक है, तो भारत के जो नए 2 शहर शामिल किए गए हैं, कौन से, ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है, और कोझिकोड जो केरल में है। ठीक, तो इनको किस किस में शामिल किया गया है? तो देखिए, ग्वालियर को किया गया है संगीत से। ठीक, और कोझिकोड किस कैटेगरी में शामिल है, साहित्य श्रेणी में शामिल है। अब कुल मिला के, एक तो पहले ये देखिए कि 53 अन्य शहर भी इसमें शामिल हैं, 53। ठीक, भारत के शहरों की संख्या कितनी हो गई है, तो 8 हो गई है। कौन कौन से? इसमें है जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और श्रीनगर। ठीक, जयपुर को शिल्प में लोक कला, वाराणसी को संगीत में, चेन्नई को भी संगीत में, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी में, मुंबई को फिल्म और श्रीनगर को शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में शामिल किया गया था। ठीक है, ये 2015 2017 अलग अलग टाइम फ्रेम में इनको शामिल किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि कितने शहर हैं, तो 8 टोटल हमारे शहर हो गए हैं इसमें यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में। ठीक, चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ।
देखिए अगला जो आर्टिकल है उतना खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं एक बार इसको। सड़क में दुर्घटनाओं में जो डेथ हुई है उसकी एक रिपोर्ट आई है। इंपॉर्टेंट यह है कि रिपोर्ट जारी कौन करता है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि देखिए इसने एक डाटा दिया है। कौन सा? देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 63.63 लाख किलोमीटर, जिसमें 1.32 लाख क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, नेशनल हाईवे। उसके बाद नेशनल हाईवे से ज़्यादा हमारे यहाँ क्या है? स्टेट हाईवे है, 1.80 लाख। ठीक। और सबसे ज़्यादा क्या है? जो ग्रामीण सड़कें, जिला सड़कें, ये सब है 60.19 लाख किलोमीटर। ठीक है, बस यही था इसमें डाटा। और देखने को ऐसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डेथ जो हुई है 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पहले नंबर पे है। और 7वें नंबर पे कौन सा है? बिहार। ठीक। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल एक छोटा सा, इसको देखेंगे। देखिए अभी हरियाणा ने क्या किया था? हरियाणा ने प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियों में अपने यहाँ के मूल निवासियों के लिए 75% रिजर्वेशन रख दिया था। ठीक। उसके इस कानून को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। बस यही न्यूज़ है और इसमें डिटेल नहीं देखना है। देखिए अगला आर्टिकल है कि मेरा माटी मेरा देश अभियान के साथ जो आज़ादी का हमारा अमृत महोत्सव चल रहा था वो समाप्त हो गया है। ठीक। कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 12 मार्च 2021 को। ठीक है, गांधी जी के की जो दांडी यात्रा थी उसके उपलक्ष्य में 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ और ये 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो गया। कब? राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है? जयंती है। ठीक। तो एक अभियान लॉन्च किया गया था समापन के समय, मेरी माटी मेरा देश। ठीक है। अब एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है पीएम ने। कौन सा? मेरा युवा भारत। ठीक। युवा शक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक। अब इस अभियान में पुरस्कार भी दिए गए हैं कि किन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ने अच्छा परफॉर्म किया है। ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था तो उसमें पहली जो रैंक दी गई है वो किसको दी गई है? जम्मू कश्मीर को। दूसरी गुजरात को। और तीसरी संयुक्त रूप से किसको? हरियाणा और राजस्थान को। और मंत्रालयों में सबसे फर्स्ट कौन सा है? विदेश मंत्रालय। ठीक। इसके अलावा कितने दिन का था ये? 1000 दिन तक चला था ये आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक। और इसमें जब ये चल रहा था आज़ादी का अमृत महोत्सव तो हमने बहुत सारे काम किए। उन कामों में क्या है कि जैसे जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई। अंडमान और निकोबार द्वीपों के जो नाम है वो बदल के प्रेरक नाम पे रख दिए गए। प्रेरक नाम मतलब कहिए तो शहीदों के नाम पे रखे गए हैं। ठीक। नौसेना का नया प्रतीक चिन्ह दिया गया। इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई। ये सारे काम हुए हैं। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट क्या हुआ है कि हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक। बाकी अब इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल देखिए कि भारत का जो 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये गोवा में हुआ। ये अक्सर गोवा में ही होता है। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अच्छा, मंत्रालय एक बार देखिए। मंत्रालय नहीं, विभाग बोलिए कि आईसीएफटी करता है इसको, इंडियन काउंसिल ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन। ठीक। अब इसमें क्या हुआ है कि माधुरी दीक्षित को स्पेशल रिकॉग्निशन का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, टू भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान के लिए ये अवार्ड दिया है किसको? माधुरी दीक्षित को। ठीक। ध्यान रखिएगा कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की? ये हुई है 1952 में, 1952 में। ठीक। और ये पहला जो हुआ था ये मुंबई में हुआ था। ठीक। लेकिन 2004 से प्रतिवर्ष इसका आयोजन कहाँ होता है? इसका आयोजन होता है गोवा। और गोवा ही इसका स्थायी वेन्यू है। ठीक। अस्थायी जगह है, मतलब यहीं पे हर बार आयोजन होता है इसका। बाकी एक आध वन लाइनर है इसमें। वन लाइनर में क्या है कि एक देखिए कि हॉलीवुड के जो प्रमुख निर्देशक हैं माइकल डगलस, इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। ठीक। उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ को टेबल से देख लेते हैं। उद्घाटन फिल्म कौन सी थी? कैचिंग डस्ट। ठीक है, स्टुअर्ट गेट इसके निर्माता हैं। और महोत्सव की समापन फिल्म कौन सी? द फेदरवेट। ठीक। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए स्वर्ण मयूर पुरस्कार दिया जाता है। ये किसको मिला है? तो ये एक ईरानी फिल्म है, एंडलेस बॉर्डर्स। ठीक, इसको मिला है। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये देख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज किसको मिला है? दीपक मिश्रा को, पंचायत 2 के लिए। और आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक एंथनी चेन को मिला है फिल्म ड्राफ्ट के लिए। ड्राफ्ट नहीं, ड्रिफ्ट के लिए।
बाकी इस आर्टिकल में और कुछ नहीं है, चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए, 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी में कार्यक्रम कर रहे थे कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक। और वहाँ पे उन्होंने एक अभियान लॉन्च किया, पीएम जनमन। और पीएम जनमन किसके लिए है? जो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पीवीटीजी, ठीक है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, उनके लिए ये पीएम जनमन अभियान लॉन्च किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। कहाँ से? झारखंड में खूंटी से। ठीक। किस अवसर पर? जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर, जो 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और इस आशय का जो उल्लेख है वो वित्त मंत्री ने भी किया था अपने बजट में। ठीक। अब कुल फंड कितना है? तो 24,104 करोड़ रुपये के परिव्यय से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। और क्या किया जाएगा? तो पक्के मकान बनाए जाएंगे, संपर्क मार्ग, नल जल आपूर्ति, छात्रावास, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल प्रावधान, आंगनबाड़ी केंद्र, यानी जो भी नेसेसिटी है लाइफ की, उसको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ से फरवरी 2024 हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ से। ठीक। तो एक बार ये देखते हैं, रिकैप देखते हैं कि क्या क्या हुआ था पिछले 2023 में। तो राहुल गांधी ने 4,000 किलोमीटर की क्या है, भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी 30 जनवरी को। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे शराब नीति में। ठीक। खालिस्तान का एक समर्थक था अमृतपाल सिंह, उसको गिरफ्तार किया गया। इंपॉर्टेंट क्या है? चीन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। कब? 24 अप्रैल को। ठीक। उसके बाद 2000 के नोट लेने की घोषणा की थी आरबीआई ने। 28 मई को पीएम मोदी ने संसद भवन का उद्घाटन किया। फिर देखिए 2 जून को क्या हुआ था, बालासोर में, उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटना हुई थी। ठीक है। उसके बाद और बाकी राजनीतिक पोस्ट है, उससे कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है। मणिपुर हिंसा एक दुखद अध्याय है भारतीय इतिहास का। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? जो राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई थी, उसको फिर से रिइंस्टेट कर दिया गया। ठीक। 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला वो बन गया, दक्षिणी ध्रुव पे पहला राष्ट्र। ठीक। 2 सितंबर को क्या हुआ? आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया। G20 9 से 10 सितंबर को, जिसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। ठीक। और 21 सितंबर को नारी वंदन अधिनियम पारित हुआ था, 33% सीटें आरक्षित करने वाला। ठीक। इसके अलावा और क्या हुआ? अभी हमने डिस्कस किया, सिलकारा सुरंग 28 नवंबर को ध्वस्त हो गया था। ठीक है। इसके अलावा 11 दिसंबर को जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटी थी, उसको फैसले को वैध बताया था किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद आपको पता होगा 13 दिसंबर को कुछ दर्शक जो थे वो संसद में कूद गए थे और उन्होंने धुआं वहाँ फैला दिया था वहाँ पे। कुछ खास नहीं है, बाकी इधर कुछ खास नहीं है। विधानसभा चुनाव के परिणाम इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। एशियाई खेलों में एक बार देख लीजिए, खेल में क्या हुआ था। 107 पदक जीते हैं भारत ने, जिसमें 28 स्वर्ण है, 38 रजत और 41 कांस्य हैं। ठीक। फिर जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं कौन? नीरज चोपड़ा। 88.17 मीटर का थ्रो था इनका। और यहीं पे फिर पैरा खेल हुए थे, उसमें 111 पदक जीते भारत ने, 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य। ठीक। बैडमिंटन में जो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी है, वो विश्व रैंकिंग में नंबर 1 बन गई। ठीक। आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप किसने जीत लिया? भारत ने। ठीक है। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है। ये थोड़ा सा देखते हैं कि देखिए, संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने का भारत सरकार का जो फैसला था, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये बिल्कुल सही था। ठीक। कब जोड़ा गया था? ये 1949 में जोड़ा गया था। ठीक है। आर्टिकल 370 को, जो कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। ठीक है। अब भारत सरकार जो है सिर्फ रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषयों में ही कानून बना सकती थी। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। लेकिन अन्य किसी मामलों में उसको कानून बनाने का अधिकार नहीं था। इनफैक्ट जो आर्टिकल 356 है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, ये भी लागू नहीं कर सकती थी भारत सरकार जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा एक अनुच्छेद और था 35 से। ठीक है। ये क्या कहता था कि 1954 से पहले जो कश्मीर में लोग बसे हैं, वहीं वहाँ के क्या है? स्थायी निवासी हैं, बाकी लोग स्थायी निवासी नहीं है। ठीक। तो जो स्थायी निवासी नहीं है, उनको वहाँ ज़मीन लेने का भी अधिकार नहीं था। तो क्या हुआ? 5 अगस्त 2019 को सरकार ने 370 को समाप्त कर दिया, और इसके समाप्त होते ही 35 ए भी स्वतः ही समाप्त हो गया। ठीक। तो बाकी इस पर बहुत सारे वो आए थे, याचिकाएं दायर की गई कि नहीं ये गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा कि ये सही था। ठीक।
अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल देखिए, तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय खुला है, किसके नाम पे? समक्का सरक्का। ठीक, तो स्टेट याद रखना है तेलंगाना। समक्का सरक्का क्या थी? ये माँ बेटी हैं, ठीक, और इन्होंने जनजातियों के न्यायार्थ काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो इनके सम्मान में समक्का सरक्का विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। कहाँ पे? तेलंगाना में। आगे और इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत में जो मलेरिया की रिपोर्ट आई है, मलेरिया 2023 की रिपोर्ट, किसकी? WHO की। उसमें WHO ने कहा है कि भारत में मलेरिया के मामले में क्या हो रही है? गिरावट हो रही है, जबकि वर्ल्ड में बढ़ रहा है मलेरिया के मामले। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखिए कि यूनेस्को का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जो गुजरात का गरबा है उसको शामिल कर लिया गया है। ठीक, देखते हैं कि क्या है। जो आपको पता है यूनेस्को बहुत सारी लिस्ट जारी करता है, उसमें एक लिस्ट ये भी है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक, और इसमें क्या है देखिए, हमारे यहाँ के 15 सांस्कृतिक विरासतें इसमें शामिल हैं। एक गुजरात का गरबा 2023 में शामिल हुआ, 2021 में दुर्गा पूजा कोलकाता वाली, फिर जो हमारे यहाँ कुंभ मेला लगता है कहाँ कहाँ, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, उसको भी शामिल किया गया है। फिर नवरोज, इसके बाद योग को, फिर पीतल व बर्तन बनाने वाले जो पंजाब के एक विशेष समुदाय हैं ठठेरा, ठीक है, उसको भी शामिल किया गया है। मणिपुर का नृत्य व संकीर्तन, लद्दाख का बौद्ध जप, पूर्वी भारत का छऊ नृत्य, राजस्थान का लोकगीत एवं नृत्य कलबेलिया, केरल का मुडियट्टू, ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र की रम्मन पूजा, केरल का कुटियट्टम, रामलीला और वेदों की चैंटिंग। ठीक, ये सारे कितने हो गए? टोटल 15 यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। ठीक, क्या होता है वैसे अमूर्त संस्कृति? अमूर्त का मतलब है ऐसी चीज़ जिसको आप छू ना सकें। ठीक है, मतलब जिसका कोई फॉर्म नहीं है। अब जैसे मंत्र जाप है, उसका क्या फॉर्म है? उसका कोई फॉर्म नहीं है, बट वो हमारे लाइफ में बहुत इंपैक्ट डालती है, तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं? अमूर्त बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए, DRDO ने एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च किया है, UAV। ठीक है, और जैसे ही इसने लॉन्च किया तो भारत टेललेस कॉन्फ़िगरेशन वाले फ्लाइंग विंग टेक्निक वाले देशों में शामिल हो गया है। और ये किस प्रणाली पे काम करेगी? तो हमारे यहाँ जो गगन प्रणाली है, नेविगेशन सिस्टम है हमारा, कौन सा? गगन। ठीक है, वो इसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। देखिए, हमने मतलब इंडिया ने एक सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है। नाम क्या है उसका? INS संघायक। सर्वेक्षण पोत क्या होता है? जो यानी समुद्र के किनारे, तटों के किनारे ये देखता है कि समुद्र की गहराई कितनी है, कहाँ से रास्ता है, कहाँ से रास्ता नहीं है। ठीक है, जो सर्वे करता है बेसिकली वो सर्वेक्षण पोत कहलाता है। स्वदेश निर्मित है। किसने बनाया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता। ठीक, जिसने बनाया है। इसकी क्या है? प्राथमिक भूमिका बंदरगाह तक पहुंचने वाले मार्गों का तटीय एवं डीप वाटर सर्वेक्षण करना है। ठीक, बाकी कुछ नहीं है। नाम है INS संघायक। अगला देखिए, एक युद्धपोत हमने मालदीव को गिफ्ट किया था। ठीक है, अब मालदीव ने उसको क्या किया है? वापस दे दिया है इंडिया को। आपको पता होगा कि मालदीव और इंडिया में थोड़ी सी टसल चल रही है अभी, तो इंडियन नेवी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, हमने तुमको दिया था, तुमने वापस कर दिया, तो हम इसको फिर से कमीशन कर लेंगे। और नाम क्या रख दिया? तारमुगली। तारमुगली बेसिकली एक द्वीप का नाम है, अंडमान निकोबार में एक द्वीप है तारमुगली द्वीप, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अब ध्यान करिए कि एक तो पहले ये युद्धपोत है, यानी लड़ाई वगैरह में काम आता है, बहुत तेज गति से हमला करता है ये। ठीक, तो ये पहले इंडिया में था, सबसे पहले मालदीव को देने से पहले भी ये इंडिया में काम कर रहा था। उस समय इसको तिलंगचांग नाम से जाना जाता था, INS तिलंगचांग। ठीक, लेकिन 2006 में ये क्या किया गया? इसको गिफ्ट कर दिया गया मालदीव को। मालदीव ने अपने यहाँ इसको MGM हुरावी के नाम से शामिल किया, लेकिन 2023 में मालदीव ने भी वापस कर दिया इंडिया को। तो इंडियन नेवी ने फिर से इसकी मरम्मत करके इसको तारमुगली के नाम से अपने यहाँ कमीशन कर लिया है। बस यही न्यूज़ थी। आगे चलते हैं। देखिए, कोचिन शिपयार्ड में अब जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ये 3 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों का क्या करेगा? निर्माण करेगा। इसके लिए समझौता हुआ है रक्षा मंत्रालय के साथ। क्या है ये? एंटी सबमरीन वारफेयर है, मतलब सबमरीन से इसको डाउन नहीं किया जा सकता है। ठीक, सबमरीन रोधी है ये, पनडुब्बी रोधी। ठीक, नाम क्या है इनके? इनके नाम है माहे, मालवन, मैंग्रोल, मालपे और मुल्की। ठीक, बहुत सारा माह है इसमें। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि निर्माण कौन कर रहा है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। है क्या ये? युद्धपोत है पनडुब्बी रोधी। ठीक,
अब ये जो नाम है इनके, ये नाम भारत के जो समुद्री तट से सटे महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं उनके नाम पे रखा गया है। तो हम एक बार देखते हैं कि कौन सा बंदरगाह कहाँ है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मालवे कहाँ है। पहले माहे देखते हैं। सबसे पहले माहे लिखा हुआ है तो माहे को देखते हैं। देखिए माहे जो है, माहे ये पुदुचेरी में है। कहाँ है? पुदुचेरी में, केरल के पास। ठीक, पुदुचेरी 2-3 जगह पे है, ध्यान करिएगा। एक पूर्वी घाट के पास भी है, एक पश्चिमी घाट के पास भी है। तो ये माहे जो है केरल के पास है। ठीक, उसके अलावा मालवन कहाँ है? मालवन है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। और यहीं पे शिवाजी का एक किला है, कौन सा? सिंधुदुर्ग फोर्ट। ठीक, मालवन में। ठीक है, मैंगरोल कहाँ है? मैंगरोल है गुजरात में। फिर मालपे कहाँ है? तो मालपे है कहाँ? कर्नाटक में। और इसके अलावा जो एक बच गया, कौन सा? मुल्की। मुल्की भी कहाँ है? मुल्की भी है कर्नाटक में। ठीक, बस और नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए अगला आर्टिकल है कि डीआरडीओ ने अग्निवन मिसाइल का एक सफल प्रक्षेपण किया है। अग्निवन मिसाइल सतह से सतह पर मार करती है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ है ये? वैसे कहाँ से हुआ था ये उड़ीसा का जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, पहले इसको बोलते थे क्या? व्हीलर द्वीप, वहाँ से ये हुआ है। बस बात खत्म। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, संस्कृति मंत्रालय की एक नई परियोजना चली है। नाम क्या है? मेरा गांव मेरी धरोहर। क्या करना है इसमें? इसमें सभी गांवों की मैपिंग करना है। ठीक है, कौन करेगा? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। ठीक, यानी इसकी 7 व्यापक श्रेणियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी? कला, शिल्प गांव, पर्यावरण दृष्टि से उन्मुख गांव, भारत की पाठ्य एवं शास्त्र परंपराओं से जुड़ा हो, रामायण महाभारत से रिलेटेड कोई गांव हो। ठीक है, या किसी पौराणिक किंवदंती से जुड़ा कोई गांव हो, या मौखिक महाकाव्यों से जुड़ा हो, या स्थानीय और राष्ट्रीय इतिहास से जुड़ा कोई वास्तुकला। मतलब किसी भी प्रकार से अगर किसी भी गांव का कोई भी इम्पोर्टेंस हो, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा? दर्ज किया जाएगा रजिस्टर में। ठीक है, और वो लोगों के लिए खोला जाएगा कि आप जानिए, पहचानिए अपने देश को, अपने गांव को। ठीक, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि किस मंत्रालय की है? तो संस्कृति मंत्रालय की। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए अगला जो आर्टिकल है वो है कि डीआरडीओ ने राज्य सरकार के अनुरोध पर उड़ीसा के तट पर मिसाइल का परीक्षण टाल दिया है। ठीक है, व्हीलर द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप नाम है इसका। तो इम्पोर्टेंट ये है कि क्यों टाला है। ठीक, तो देखिए उड़ीसा सरकार का कहना था कि हमारे यहाँ इस सीजन में, मतलब जब आप डीआरडीओ को बोला कि जब आप ये कर रहे हैं दिसंबर वगैरह में, इस समय क्या होता है कि हमारे यहाँ कछुओं का प्रजनन होता है। ठीक है, व्हीलर द्वीप के आसपास। ठीक, व्हीलर द्वीप के आसपास देखिए एक सेंचुरी है, कौन सी? गहिर माथा। ठीक, गहिर माथा सेंचुरी कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ पे कछुए की एक प्रजाति है, कौन सी? ओलिव रिडले। ओलिव रिडले काफ़ी सेंसिटिव प्रजाति है ये कछुओं की, और इसके प्रोटेक्शन का आप लेवल देखिए तो ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में लिस्टेड है। ठीक, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल 1 में शामिल है। ठीक, और IUCN का जो रेड लिस्ट है उसमें किस कैटेगरी में है? वल्नरेबल में। ठीक, तो इसका प्रोटेक्शन स्टेटस है। ठीक, तो ये क्या करते हैं? ये नवंबर दिसंबर के आसपास क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं, और चूँकि मिसाइल के प्रक्षेपण पे तेज़ आवाज़ होती है तो इससे क्या होता है? ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक, तो इसी बिना पे जो उड़ीसा सरकार ने है इनसे रिक्वेस्ट की थी डीआरडीओ से कि आप ये मत करिए, तो डीआरडीओ ने मान लिया है। ठीक, यही आर्टिकल था। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक अधिनियम पारित हो गया संसद से। ठीक है, आपको पता होगा भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा था कि जब तक ये नहीं है तब तक CGI जो है वो इसमें शामिल रहेंगे। तो इन CGI को हटाने के लिए एक तरीके से बेसिकली कि इनका इंटरफेरेंस ना हो, अधिनियम पारित किया गया है। ठीक, इसमें क्या होगी? एक चयन समिति है, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं
वो इसके क्या होंगे, मेंबर होंगे, और एक कैबिनेट मंत्री भी इसका मेंबर होगा। ठीक, तो 3 सदस्य होंगे। इसके अलावा इस चयन समिति को 5 नामों पर विचार करना है। अब ये 5 नाम इसको देगा कौन, तो केंद्रीय विधि मंत्री व 2 सचिवों को मिला के एक कमेटी बनेगी, वही ये 5 नाम देंगे। ठीक, अब ये जो पीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी है चयन समिति के लिए आवश्यक नहीं है कि जो नाम ये कमेटी ने रिकमेंड किए हैं उन्हीं में से चुनना है, वो खुद से भी चुन सकती है। ठीक, और नाम क्या है इसका, इस विधेयक का, इसका नाम है CEC बिल 2023, मतलब चीफ इलेक्शनर कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023। पहले जो था वो 1991 के रूल पे चलता था, यानी चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें एवं कार्य संचालन अधिनियम 1991। इसमें ध्यान रखिए कि नियुक्ति का प्रावधान नहीं था। ठीक है, कि नियुक्ति कैसे होगी, इसका प्रावधान 1991 वाले अधिनियम में नहीं था। ठीक है, इसी के आलोक में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि नहीं, एक नियुक्ति का भी नियम होना चाहिए, और जब तक नहीं होगा तब तक CGI को आप मेंबर रख लीजिए। पर सरकार ने माना नहीं। सरकार फटाफट 2023 में नियुक्ति का नियम भी शामिल कर लिया उसने 2023 वाले नियम में। ठीक है, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। हाँ, एक इम्पोर्टेंट ये देखिए कि चुनाव सुधार पे एक कमेटी आई थी, कौन सी, दिनेश गोस्वामी समिति। इसने भी रिकमेंड किया था कि भाई नियुक्ति संबंधी दिशा निर्देश होने चाहिए। इसके अलावा विधि आयोग की जो 255वीं रिपोर्ट थी, इसने भी ऐसा ही रिकमेंड किया था। ठीक, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा आर्टिकल ये है कि देखिए 13 दिसंबर 2001 को आपको पता है संसद पे हमला हुआ था एक बार, तो उसी दिन यानी 13 दिसंबर 2023 को क्या हुआ, कुछ छात्र थे, कुछ मतलब कार्यकर्ता होंगे किसी भी पार्टी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के, वो संसद में घुस गए, उन्होंने कुछ स्मोक बम वगैरह छोड़ दिए थे। ठीक है, तो यही था बस, और कुछ नहीं था। तो अब जो गृह मंत्रालय उसने कहा कि अब हम जिम्मेदारी देंगे CISF को संसद की सुरक्षा की। ठीक है, बस तो इतना ही था आज के आर्टिकल में। थैंक यू वेरी मच।